नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर आसमान से कहां बरसी राहत और कहां मची है आफत। आपको बताएंगे श्रीलंका में कैसे हैं मौजूदा हालात। नजर डालेंगे कि आखिर गोवा के बाद किस राज्य में कांग्रेस के विधायक बढ़ा रहे हैं सिरदर्दी, और आखिर में बात करेंगे कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर के कि आखिर कोरोना का कौन सा वेरिएंट भारत में आने वाले दिनों में बड़ी सरदर्दी बन सकता है। सबसे पहले आसमान से बरसी राहत की बात कर लेते हैं। दरअसल बात दिल्ली एनसीआर की करेंगे, जहां आज लोगों को बड़ी राहत मिली है, लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। आज सुबह आसमान में बादल दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद लोगों ने चैन की सांस तब ली जब आसमान से बादल बरसे हुए नजर आए। आसमान से बादल बरसने के बाद मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बरसात देखने को मिली है और इस बरसात के बाद लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली है, क्योंकि लोग लंबे वक्त से बारिश का इंतजार कर रहे थे। तो दरअसल दिल्ली एनसीआर वाले पिछले कई दिनों से परेशान थे। मॉनसून ने 30 जून को दस्तक भी दे दी थी, लेकिन मौसम का मिजाज पिछले कुछ दिनों में ऐसा रहा कि मौसम विभाग की बारिश को लेकर भविष्यवाणियां गलत पर गलत साबित हो रही थी। लेकिन मंगलवार की सुबह दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत लेकर आई। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस से परेशान दिल्ली एनसीआर के लोगों को इससे राहत मिली है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे, जिसके बाद ठंडी हवाओं के साथ तेज बारिश ने दस्तक दी और झमाझम बारिश के साथ मौसम सुहाना और खुशगवार हो गया। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि जो लोग दफ्तर जा रहे थे उन्हें परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा और दोपहिया वाहनों पर दफ्तर जाने वाले लोग पुल या फ्लाईओवर के नीचे खुद को बारिश से बचाते हुए भी दिखाई दिए, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार भी कम नजर आई। दरअसल पिछले कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही थी, लेकिन दिल्ली एनसीआर अभी तक इससे अछूता था, क्योंकि ओडिशा के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा था, जिसके कारण मानसून ने अपना रुख मध्य भारत की ओर कर लिया था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी। तो विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दिल्ली एनसीआर में झमाझम बरसात देखने को मिली है। हालांकि कई जगहों पर जलभराव की परेशानी भी सामने जरूर आई है, लेकिन मौसम किस तरह से खुशनुमा हो गया है वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। लंबे वक्त से दिल्ली एनसीआर के लोग इस बारिश का इंतजार कर रहे थे। लोग दुआ कर रहे थे कि जल्द से जल्द बारिश हो जाए, क्योंकि गर्मी और उमस लोगों की सिरदर्दी बढ़ाती हुई नजर आ रही थी। अब ऐसे में जब मौसम ने करवट बदली है तो फिर दिल्ली का मौसम भी खुशनुमा हो गया है और लोगों ने चैन की सांस ली है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का बदला बदला मिजाज देखने को मिला है, जहां एक और बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं देश के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। बात महाराष्ट्र की करें, गुजरात की करें, केरल की करें, असम की करें, मध्य प्रदेश की करें, तो इन राज्यों में बारिश से बुरा हाल देखने को मिल रहा है। भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। तो देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां बारिश आसमान से आफत बनकर बरस रही है और लोग दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये बारिश थम जाए। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, असम जैसे राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है। आसमानी आफत का सबसे ज्यादा सितम तो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में 1 जून से अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 जिलों में रेड अलर्ट है, जिनमें पालघर, नासिक, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर शामिल है, जबकि ठाणे, सतारा, सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद, जालना, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। नदियां उफान पर हैं और अगले 72 घंटे बेहद अहम बताए जा रहे हैं। बारिश की वजह से पालघर में बहने वाली तामसा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ गया है। पालघर के जवाहर तालुका के पहाड़ों के बीच से पानी तेजी से नीचे गिर रहा है। गढ़चिरौली में भी बाढ़ के हालात बन गए हैं। वैनगंगा नदी में उफान की वजह से कई गांव पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर सैलाब आया हुआ है। सड़क किनारे बनी इमारतें पानी में डूब गई हैं। बात गुजरात की करें तो गुजरात में बारिश के कारण अब तक हुई अलग अलग घटनाओं में
83 लोगों की मौत हुई है, जबकि 64 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस दौरान करीब 5,873 लोगों को बचाया जा चुका है और उन्हें सुरक्षित जगह भेजा गया है। गुजरात में वलसाड़ समेत 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 4 दिन गुजरात के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। जामनगर, कच्छ, मोरबी, नर्मदा, नवसारी, सूरत और गुजरात के अलग अलग जिलों में हालात एक जैसे ही हैं। हर ओर बारिश के कारण प्रलय जैसे हालात बन गए हैं और बाढ़ में गांव के गांव डूब रहे हैं। कई लोग सैलाब के बीच भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें निकालने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें लगी हुई हैं। भारी बारिश के कारण गुजरात के तापी का डोसवाड़ा डैम ओवरफ्लो होने लगा है और पानी का तेज बहाव डराने भी लगा है। डैम का पानी आसपास के गांवों को अपनी जद में ले रहा है, जिससे आसपास के 12 गांव के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नवसारी जिले में भी शहर से लेकर गांव तक बुरा हाल हो गया है। हर ओर बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। नवसारी में बहने वाली अंबिका और पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लिहाजा प्रशासन इन लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर ले जाने की कोशिश में जुटा हुआ है। गुजरात के जिन 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, उनमें सूरत, तापी, नवसारी और वलसाड़ भी शामिल हैं। इसके अलावा 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड भी होने लगा है। डांग जिले में लैंडस्लाइड के कारण सपुतारा वघाई रोड बंद हो गई। तेज बारिश और बाढ़ को देखते हुए कई जिलों में एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव सब कुछ ले जाने पर आमादा है। ओल नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि लोग पुल पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बात मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं तो एमपी के रायसेन का बारना डैम ओवरफ्लो करने लगा है, जिसके बाद सोमवार को डैम के 6 गेट खोल दिए गए थे, जिससे आसपास के इलाके पानी में डूब गए। सड़कों पर पानी भर गया, लोगों के सामान भी पानी में डूब गए। डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से नेशनल हाईवे 145 पर बना पुल पानी में डूब गया है। बारना नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ है। बारना डैम से सोमवार को 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ऐसे में अगर ऐसे ही तेज बारिश होती रही तो डैम से और पानी छोड़ना पड़ेगा। उत्तर भारत में बारिश कहर बनकर टूट रही है, तो वहीं दक्षिण भारत में भी सैलाब सितम ढा रहा है। तस्वीरें पूरी कहानी खुद ब खुद बयां करती हुई नजर आ रही हैं। किस तरह के हालात इन राज्यों में हो गए हैं, वो आप इन तस्वीरों के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। सड़कें टापू बनी हुई नजर आ रही हैं। गांव के गांव टापू की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं और लोगों के सामने जिंदगी बचाने के लिए एक जंग सी इन लोगों को लड़नी पड़ रही है। इन लोगों को ये पता नहीं है कि अब आगे इनकी जिंदगी कैसे कटेगी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनका सब कुछ इस बारिश और बाढ़ के पानी में बह चुका है। प्रशासन की ओर से राहत बचाव का काम लगातार किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं। अब हालात कब तक सामान्य होंगे, इन राज्यों में बारिश कब तक रुकेगी, इस पर भी नजरें लगातार बनी हुई हैं। बात अब श्रीलंका की भी कर लेते हैं। दरअसल श्रीलंका दिवालिया हो चुका है। जिस देश के लोग राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास को पिकनिक स्पॉट बना दें, खुद ब खुद समझा जा सकता है कि उस देश के हालात कैसे हैं। श्रीलंका के नाम से ही नहीं, श्रीलंका में श्री अब खत्म होने की कगार पर नजर आ रहा है। श्रीलंका का श्री खत्म होने की कगार पर है और लोगों के सामने जिंदगी के लिए संघर्ष करने के अलावा और अब दूसरा विकल्प बचा हुआ नहीं है। लेकिन जो प्रदर्शन की तस्वीरें श्रीलंका से सामने आ रही हैं, क्या ये तस्वीरें श्रीलंका के भविष्य को अच्छा कर पाएंगी? क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं कि अगर ये सरकार गिर जाएगी तो उसके बाद जो नई सरकार बनेगी वो उनके हितों में फैसले लेगी। लेकिन श्रीलंका में हालात कैसे सुधरेंगे, वो बड़े फैसले कब लिए जाएंगे और वो कौन कौन से बड़े फैसले होंगे जो श्रीलंका में अब नई सरकार बनने के बाद सबसे पहले लिए जाएंगे, उन पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन इस बीच एक खबर सामने आ रही है कि श्रीलंका में मची भारी उथल पुथल के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के छोटे भाई और पूर्व वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे देश छोड़ने की फिराक में थे, लेकिन एयरपोर्ट पर यात्रियों और अधिकारियों के विरोध की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। कोलंबो गैजेट के मुताबिक राजपक्षे ने भंडार नायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सिल्क रूट लाउंज से निकलने की कोशिश की, लेकिन कुछ यात्रियों ने उन्हें देख लिया।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में यात्रियों को आपत्ति जताते हुए और पूर्व वित्त मंत्री को जाने की अनुमति नहीं देने की मांग करते हुए दिखाया गया है। सिल्क रूट लाउंज में मौजूद इमिग्रेशन अधिकारी भी विरोध स्वरूप संचालन से हट गए। बताया जा रहा है कि इसके बेसिल राजपक्षे को फिर वापस जाने के लिए मजबूर किया गया था। राजपक्षे को सुबह अमीरात की फ्लाइट से दुबई होते हुए वाशिंगटन के लिए रवाना होना था। बता दें कि भीषण आर्थिक संकट के बाद सिर्फ जनता में देश के शक्तिशाली राजपक्षे परिवार के खिलाफ काफी रोष देखने को मिल रहा है। बेसिल के दोनों बड़े भाई गोटाबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। महिंदा राजपक्षे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। लोगों के भारी विरोध के बीच गोटाबाया राजपक्षे ने 13 जुलाई को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। इस बीच शनिवार को राष्ट्रपति आवास में धावा बोलने वाले हजारों प्रदर्शनकारी अभी भी वहां डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक राष्ट्रपति राजपक्षे इस्तीफा नहीं देंगे वे राष्ट्रपति आवास खाली नहीं करेंगे। तो जो तस्वीरें श्रीलंका से सामने आ रही हैं वो तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी को बयां कर रही हैं। किस तरह से राजपक्षे परिवार को लेकर के नाराजगी श्रीलंका के लोगों में देखने को मिल रही है। करप्शन के आरोप राजपक्षे परिवार पर लोग लगातार लगाते रहे हैं और करीब 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से श्रीलंका में राजपक्षे परिवार का शासन रहा है। लेकिन अब जिस तरह से नाराजगी सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं राजपक्षे परिवार की मुसीबत बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही नए राष्ट्रपति का ऐलान यहां पर किया जाएगा, क्योंकि 13 जुलाई को इस्तीफे का ऐलान राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने किया है। अब ऐसे में जो नई सरकार बनेगी, सर्वदलीय सरकार बनने की संभावना प्रबल नजर आ रही है। तो अब नई सरकार के सामने चुनौतियां बड़ी होंगी, क्योंकि केवल सरकार बनाने भर से काम नहीं चल पाएगा। आपको बड़े फैसले भी लेने होंगे, चाहे बात खेती से जुड़े हुए फैसलों की हो, चाहे बात पर्यटन इंडस्ट्री की हो। तो इसमें बूस्ट कैसे आएगा, इसको लेकर के कड़े कदम उठाने होंगे। साथ ही साथ श्रीलंका की नजर अपने मित्र देशों पर भी लगातार बनी हुई है कि मित्र देशों से कैसे उन्हें सहायता मिल पाएगी। साथ ही साथ जो कुछ भी हालात श्रीलंका में हुए हैं ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि सबक उन देशों के लिए भी है जो चीन के कर्जजाल में फंस रहे हैं, चाहे बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हो या फिर साउथ एशिया के अन्य देशों की हो, क्योंकि चीन कर्ज नीति के जाल में देशों को फंसाता रहा है और इस तरह के हालात अन्य देशों में ना हो जाएं, इसलिए इस बारे में सोचना और विचार करना बेहद जरूरी है। भारत की ओर से श्रीलंका को लगातार मदद की पेशकश भी लगातार की जा रही है। भारत भी ये चाहता है कि श्रीलंका में जो हालात हैं वो सुधरें, लेकिन अब श्रीलंका के हालात कब तक सामान्य हो पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले प्रदर्शन खत्म होना बेहद जरूरी है और प्रदर्शन तभी खत्म हो पाएगा जब लोगों को यह भरोसा होगा कि जो लोग सरकार में बैठे हैं वो लोग उनके हित के बारे में सोच रहे हैं, वो जो फैसले ले रहे हैं वो श्रीलंका के भविष्य के लिए अच्छे हैं। क्योंकि हमने प्रदर्शन के दौरान कई महान और नामचीन हस्तियों को भी देखा है। सनत जयसूर्या को सड़कों पर देखा है, अब सनत जयसूर्या को प्रदर्शन के लिए उतरना पड़ रहा है। तो फिर आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं। दरअसल श्रीलंका में इस वक्त महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं। महंगाई ज्यादा होने की वजह से लोग सड़कों पर अब उतरने को मजबूर हो रहे हैं। और आलम यह है कि लोगों को यह पता नहीं है कि अगले पल में उनके साथ क्या हो जाएगा, क्योंकि खाने की दिक्कत लगातार वहां पर पैदा हो रही है। आपातकाल जैसी स्थिति वहां पर पैदा हो रही है। हालात बिल्कुल भी सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं। सेना ने मोर्चा जरूर संभाल लिया है, लेकिन अब हालात सामान्य करने के लिए कुछ बड़े फैसले लेने की जरूरत जरूर है। आईएमएफ पर भी नजर लगातार रहेगी और मित्र देशों से भी श्रीलंका को मदद की उम्मीद है। अब बात कांग्रेस की भी कर लेते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। गोवा में कांग्रेस में अंतर्कलह की खबर सामने आ रही थी, जिसके बाद सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाल लिया था। ये कहा जा रहा था कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस तरह के आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए थे, जिसके बाद मुकुल वासनिक को गोवा भी भेजा गया। लेकिन अब सोनिया गांधी के लिए दिक्कतें और भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एक और राज्य ऐसा है जहां कांग्रेस विधायक बगावत पर उतर आए हैं। दरअसल उत्तराखंड में कांग्रेस के 3 सीनियर नेताओं ने पार्टी छोड़ी है और सोमवार को इस्तीफा देते हुए दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दामन भी थाम लिया है।
आम आदमी पार्टी उत्तराखंड संयोजक जोत सिंह बिष्ट ने बताया कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र प्रसाद रतौरी, प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष कमलेश रमन और सोशल मीडिया सलाहकार कुलदीप चौधरी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। पार्टी में इन सभी का स्वागत करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि इससे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी और मजबूत होगी। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं ने पार्टी छोड़ने की वजह विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बावजूद पार्टी में लगातार बढ़ते अंतर्कलह को बताया है। इन नेताओं के इस्तीफे की खबर के बाद उत्तराखंड विधानसभा में पूर्व प्रतिपक्ष नेता प्रीतम सिंह और खटीमा विधायक भवन चंद्र कापड़ी समेत राज्यों के नेताओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के आवास पर बैठक की और पार्टी के प्रति अपनी चिंताओं से उन्हें भी अवगत कराया। आपको बता दें कि प्रदेश प्रवक्ता रह चुके आरपी रतूड़ी और देहरादून महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष रही कमलेश रमन ने पार्टी को बाय बाय कहकर आप में वो शामिल हो गए हैं। कांग्रेस 2017 और 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बड़े मार्जिन से हारी। जरूरत थी पार्टी को मजबूत करने की, लेकिन अब स्थिति बिखराव तक भी पहुंचती हुई नजर आ रही है। आरपी रतूड़ी और कमलेश रमन कांग्रेस में सच्चे सिपाही के तौर पर बहुत ही लंबे वक्त से थे। अब अचानक पार्टी से खफा होकर कांग्रेस को छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर लिया है। आरपी रतूड़ी ने पार्टी छोड़ने से पहले सोशल मीडिया पर दर्द भी बयां किया। उन्होंने लिखा, आज मन अत्यंत आहत है। मैंने अपने जीवन के 45 साल कांग्रेस पार्टी को दिए और अब कांग्रेस के हालात भविष्य में अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। पार्टी नेतृत्व की ओर से लिए जा रहे फैसले अंतर्कलह का सबक हैं, अत्यंत ही दुखद है। कांग्रेस छोड़ने के पीछे रतूड़ी ने अंतर्कलह की बात कहकर जता दिया कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खास बात यह है कि हाल ही में प्रीतम सिंह ने 2016 की बगावत को कांग्रेस के कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह बताया था और अप्रत्यक्ष तौर पर हरीश रावत की ओर से इसको लेकर के इशारा किया था कि हरीश रावत इसके लिए जिम्मेदार हैं। 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते नाराज 9 नेता कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए थे। उसी वक्त से जो बड़े नेता हैं उनमें आपसी खींचतान की वजह से पार्टी का छोटा कार्यकर्ता भी खुद को असहज महसूस कर रहा था। अब जब पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह की बात कह दी है तो इशारा भी इन दो नेताओं की ओर जाता दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में आलाकमान के सामने बड़ी चुनौती है, गोवा संभालें या उत्तराखंड संभालें, क्योंकि गोवा में भी इसी तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और जब उत्तराखंड से भी इस तरह की खबरें सामने आएंगी तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कतें बढ़ना लाजमी है। बात केरल की भी कर लेते हैं। दरअसल केरल से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। केरल के कन्नूर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय के बाहर बम फेंके जाने की खबर सामने आ रही है। तो केरल के कन्नूर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर बम फेंकने की घटना सामने आई है। घटना के बाद आरएसएस दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक कन्नूर के पयानूर में स्थित आरएसएस कार्यालय की बिल्डिंग पर सोमवार रात 1:30 पर बम फेंका गया। हमले में कार्यालय की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गई। हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ है। बता दें कि इस साल फरवरी में केरल के एक पुलिस अधिकारी को आरएसएस कार्यकर्ताओं की जानकारी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को देने के आरोप में नौकरी से निकाला गया था। वो पीएफआई की राजनीतिक विंग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एसडीपीआई को जानकारी लीक कर रहा था। आरोपी अनस पीके करीमन्नूर पुलिस स्टेशन में तैनात था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक अनस पीके ने पुलिस डेटाबेस में मौजूद करीब 200 आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की निजी जानकारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को दी थी। इससे पहले 15 नवंबर 2021 को केरल के पलक्कड़ में आरएसएस के एक कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक का नाम संजीत था। मृतक के शरीर पर चाकू के कई घाव मिले थे। बीजेपी ने एसडीपीआई पर हत्या का आरोप लगाया था। आरएसएस कार्यकर्ता पर तब हमला किया गया था जब वो अपनी पत्नी के साथ जा रहा था और अब खबर ये सामने आ रही है कि आरएसएस कार्यालय के बाहर बम भी फेंका गया है। अब पुलिस के लिए चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले आरएसएस दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी जैसे संदेश भी खूब वायरल हुए थे। हालांकि उनमें कोई सत्यता नहीं मिली थी, क्योंकि जिन तारीखों का उन धमकियों में जिक्र किया गया था उन तारीखों पर इस तरह की कोई घटनाएं सामने नहीं आई थी। लेकिन अब जिस तरह से आरएसएस दफ्तर पर बम फेंकने की खबर सामने आ रही है, देखना दिलचस्प होगा कि जब पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी तो फिर इसमें क्या कुछ नए मामले निकल कर सामने आते हैं।
बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना के मामले हालांकि अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 13,000 से ज्यादा सामने आए हैं और जिस तरह से कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और जिस तरह से BA.5 ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट लगातार सरदर्दी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में हालात भयावह भी हो सकते हैं। हालांकि कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी जोर शोर से चल रहा है, लिहाजा परेशानी की फिलहाल कोई बात नजर नहीं आ रही है। तो पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 13,615 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 20 लोगों की मौत भी हुई है। अब कोरोना के 1,31,043 सक्रिय मरीज हैं। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। एक दिन पहले देश में 16,678 नए मामले दर्ज किए गए थे। इससे पहले 10 जुलाई को 18,257 नए केसेस सामने आए थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे के अंदर 13,265 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं इस दौरान 20 लोगों की मौत भी हुई है। देश में अब कोरोना के 1,31,043 सक्रिय मरीज हैं। वहीं दैनिक संक्रमण दर 3.23% दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 5,25,474 तक पहुंच गई है। इसमें पिछले 24 घंटे का आंकड़ा भी शामिल है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।